हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके लिए फिर से आ गया है एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आए हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इस वीडियो पे 100 लाइक टारगेट रखे हैं। तो आशा है कि आप लोग इस 100 लाइक को पूरा करने में हमारा मदद करेंगे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन आप देखिए। आज का क्वेश्चन है नेफोस्कोप। क्या है आपका क्वेश्चन? नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोस्कोप ऑप्शन ए है वर्षा की मात्रा, ऑप्शन बी है बादल की दिशा एवं गति, ऑप्शन सी है सागरीय लवणता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। ठीक है। तो नेफोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम बादलों की दिशा एवं गति मापते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देखिए, एक ऑप्शन ए है वर्षा की मात्रा, यहाँ वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ वर्षा की मात्रा होना चाहिए। वर्षा की मात्रा हम मापते हैं, उसको बोलते हैं रेन गेज। क्या बोलते हैं? RAIN। क्या बोलते हैं? रेन गेज। वर्षा की मात्रा क्या मापते हैं? रेन गेज से मापते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए है फेफड़ों की क्रियाओं में कमी, अतिपाती बीमारी, उसके बाद है संवेदन तंत्रीय उत्तेजन, उसके बाद है कैलिनेस्टेरम एंजाइमिक क्रिया में कमी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो आपका है वह देखिए, बोलता ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा होता है? तो ओजोन क्षरण से जो स्वास्थ्य में खतरा होता है वह आपका होता है संवेदन तंत्रीय उत्तेजना। क्या होता है? संवेदन तंत्रीय उत्तेजना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? बोलता पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक शामिल है। ऑप्शन ए है सिलिका, एल्युमिना, मैग्नीशियम, लाइम, सिलिका और मैग्नीशिया, लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और लाइम, सिलिका और एल्युमिना। तो पोर्टलैंड जो सीमेंट है यह आपका क्या होता है? यह आपका होता है लाइम, सिलिका और एल्युमिना, इसका मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है। ओनली सीमेंट की बात बोलता है तो उसमें होता है, सीमेंट में होता है चूसिए आम जी। क्या होता है? चूसिए आम जी। ठीक है। चूसिए आम जी। ठीक है। चू से होता है चूना, सी से होता है सिलिकॉन, ए से होता है एल्यूमिना। ठीक है। आ से होता है आयरन ऑक्साइड, मो से होता है चूसिए आम, जी से होता है जिप्सन। क्या होता है? जी से होता है जिप्सन। चू से चूना, सी से सिलिका, ए से एल्युमिनियम, आ से आयरन और उसके बाद जी से जिप्सम। ये सब क्या होता है? सीमेंट के प्रमुख घटक होते हैं। लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट की बात आएगा तो आपका होगा लाइम, सिलिका और एल्युमिना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन ए आपका है पेंक्रियाज, ऑप्शन बी आपका है पैराथायराइड में, ऑप्शन सी है लीवर में, ऑप्शन डी है प्यूटरिटी में। ठीक है। इंसुलिन आपके बॉडी में कहाँ से निकलता है? वह निकलता है आपके पेंक्रियाज से। ठीक है। तो आपको बता दें पेंक्रियाज क्या होता है। आपके बॉडी का पेंक्रियाज जो होता है दो टाइप का ग्रंथि होता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी, दोनों प्रकार की ग्रंथि आपका क्या होता है? पेंक्रियाज होता है। ठीक है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि। लीवर आपकी बॉडी का क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, 2 नंबर का ग्रंथि है पेंक्रियाज होता है। ठीक है। प्यूटरिटी जो ग्रंथि होता है यह आपके कहाँ होता है? ब्रेन में स्थित होता है। प्यूटरिटी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। प्यूटरिटी ग्रंथि क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेंक्रियाज।
ऑप्शन ए इसका आंसर है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा। इसका मतलब क्या हुआ, पराबैंगनी किरण को सर्वप्रथम किसने देखा। देखो ऑप्शन है विलियम हर्शेल, जोहान्स विलियम रीटर, रदरफोर्ड और अगस्त काम्टे। ठीक है, अगस्त काम्टे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सर्वप्रथम किसने देखा का मतलब बोल रहा है पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया। आपको याद होगा पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया, रीटर में महोदय ने किया है। किसने किया है, पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया है, रीटर महोदय ने किया है। ठीक है, जब आपको इसी पर आ जाए आवर्त का, उसका नाम होता हर्शेल। आवर्त किरण खोज किसने किया, हर्शेल ने किया। रदरफोर्ड किसने किया है। ठीक है, रदरफोर्ड के बारे में आप पढ़िएगा तो यह क्या किया, प्रोटॉन के बारे में व्याख्या किया, जबकि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, और जबकि आपको दृश्य प्रकाश की बात करेगा तो उसका कौन कहते हैं, न्यूटन महोदय ने खोज किया था। ठीक है, तो आपके इस सवाल का आंसर पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रीटर महोदय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 जो बोल रहा है बायोप्सी है। तो बायोप्सी क्या है, बायोप्सी कृत्रिम पर्यावरण में जीवन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, मृत्यु के कारणों का पता लगाना है के लिए मृत्युपरांत शरीर का परीक्षण है, पर्यावरण में जीवन के रूपों में मूल्यांकन। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या बोल रहा है, कोशिका और उत्तकों के प्रेता के एक चिकित्सीय निदान। ठीक है, क्या है, कोशिका और उत्तकों के एक प्रेता चिकित्सीय निदान। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, बायोप्सी क्या है। ठीक है, आपको यहीं पर एक क्वेश्चन मिलेगा ऑटोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी जो होता है वह होता है मृत्यु उपरांत, क्या, मृत्यु के उपरांत जो होता है ऑटोप्सी। ठीक है, वह ऑटोप्सी होता है, बात समझ गए। ठीक है, आपका आंसर क्या, बायोप्सी का मतलब, बायोप्सी का जो मतलब है वह आपका है बायोप्सी। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका क्या है, बायोप्सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका और उत्तकों के प्रेता एक चिकित्सीय निदान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन ए है राइबोफ्लाविन, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी है फोलिक एसिड। तो आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन सी को, जबकि उसने क्या बात किया है, विटामिन बी का। ठीक है, तो और बाद में क्या बोला, नहीं, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स का भाग नहीं है, जबकि राइबोफ्लाविन है, थायमिन है। थायमिन को हम बोलते हैं B1, तो B1 होता है थायमिन और B2 क्या होता है, राइबोफ्लाविन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें, ठीक है, कि विटामिन जो होता है, विटामिन या जो B1, B2, B3, B4 ये सब जो होता है, ठीक है, अलग अलग विटामिन होता है। तो बात समझ गए, तो यही होता है बी कॉम्प्लेक्स। B12 जो होता है, B12 का नाम आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, समझ गए हैं, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है जब ईंट पानी में डाली जाती है तो उसकी सतह से बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो जब ऑप्शन नंबर ए है पानी और ईंट के बीच होने वाले रासायनिक क्रिया देखिए, ऑप्शन बी है ईंट में फंसी हुई हवा का विस्थापन, ऑप्शन सी है ईंट के द्वारा विस्थापित हवा, ऑप्शन डी है ईंट द्वारा ठंडा होना। ठीक है, तो जब हम ईंट को पानी में डालते हैं तो वहाँ से बुलबुला आता है, इसका मतलब क्या होता है, ईंट में फंसी हुई हवा। देखिए यह भी हो सकता है, लेकिन देखिए वह आपका जो आंसर होगा वो सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वास्तविक जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि सूखा सूखा ईंटा को देते हैं, उस समय ईंटा से बुलबुला ऐसे ऐसे करके निकलते रहता, जिस समय सूखा रहता है उस समय देते हैं। ठीक है, लेकिन यह ऐसा नहीं बोला है कि ईंटा के अंदर से बुलबुला, ऐसा नहीं ना बोला। क्वेश्चन क्या बोला, ईंटा जब पानी में डालते हैं उसका सतह नहीं, यानी कि देखिए जब पूरा फूला होगा तब भी, मतलब पानी में पहले से ऑलरेडी होगा तब भी डालिए, तब भी उसके बगल से क्या होगा, बुलबुला निकलेगा। मतलब कि जितना ईंटा जाता है तो उसके द्वारा पानी क्या होता है, विस्थापित होता है। ठीक है, हवा वहाँ से विस्थापित होता है, तब क्या होता है, बुलबुला निकलता है। तो इसका आंसर जो होगा सही में ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कोई कोई आंसर इसका गलती से
बी मार देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले आंसर पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आविष्कारक प्रोफेसर एल.के. जेफरी, ठीक है, थे निवासी थे कहाँ के। ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है सोवियत रूस, ऑप्शन डी है फ्रांस के, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के आविष्कारक कौन है। तो इस सवाल में आंसर है प्रोफेसर एल.के. जेफरी, ठीक है। और एल.के. जेफरी कहाँ के निवासी थे। एल.के. जेफरी ब्रिटेन के निवासी थे, ठीक है। आपको कभी कभी क्वेश्चन आया, बताइए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मुख्यालय कहाँ है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35। 20 के रूप में साइनाइड की क्रिया प्रत्यक्ष प्रभावित करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क को, ऑप्शन बी है रक्त के ऑक्सीजन की स्वरूपता को, ऑप्शन सी है हृदय श्वास तंत्र को, ऑप्शन डी है तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। तो साइनाइड जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, साइनाइड क्या होता है, एक केमिकल होता है, जैसे आपने सुना होगा MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो वहाँ पे एक खाली जो साइनाइड होता है, तो साइनाइड क्या होता है, केमिकल होता है, यह जहरीला होता है, बहुत जहरीला होता है, विष के रूप में होता है। जब यह किसी के बॉडी में जाता है तो क्या करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन की समरूपता को क्या करता है, प्रभावित कर देता है और आदमी तुरंत मर जाता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोल रहा मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती तेल में चढ़ने का कारण, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सयंता, ऑप्शन बी है केशिकत, ऑप्शन सी है गुरुत्व, ऑप्शन डी है तापांतर, ठीक है। तो तेल में जो बत्ती, जैसे आप लैंप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर नीचे छोटा सा बनता है, इसमें तेल भरा रहता है, यहाँ से आप बत्ती लगाते हैं, तो इसमें जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तेल, क्यों चढ़ता है, तो वह केशिकत्व के कारण चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है, केशिकत्व के कारण चढ़ता है, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन है सयंता। तो सयंता के बारे में समझिए, सयंता क्या होता है, सयंता किसी तरल का वह गुण होता है। सयंता क्या होता है, किसी तरल का एक गुण होता है जो किसी परत का क्या होता है, अपने एक परत का दूसरे परत से क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है, गति का विरोध करता है। जैसे देखिए आपका ये मोबाइल है, इस पर आप पानी डालिए तो पानी आराम से इससे सड़क जाएगा, और इसी पर आप क्या डालिए, शैम्पू डालिए, शहद डालिए, शहद, ठीक है, तो डालिए, देखिए थोड़ा धीरे धीरे सड़केगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पानी की सयंता थोड़ा सा कम हुई और जबकि शहद की सयंता ज़्यादा हो गई, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा सयंता पर, ठीक है। आपके इस सवाल का आंसर क्या होगा, केशिकत। जबकि सयंता पर सवाल आएगा आदर्श तरल की सयंता कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा से आप लोग सुनिए, ठीक है, आदर्श तरल की सयंता क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और ताप बढ़ने पर किसी द्रव की सयंता क्या होती है, घट जाती है। द्रव की सयंता घट जाती है जबकि गैस की सयंता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव की सयंता घट जाती है जबकि गैस की सयंता बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये गुरुत्व ऑप्शन में, तो गुरुत्व क्या है, गुरुत्व एक प्रकार का बल है, ठीक है। आपने सुना गुरुत्व बल, तो यह वो बल है जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 दे रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है। ऑप्शन ए है एक्सरे, ऑप्शन बी है लाल किरणों के, ऑप्शन सी है रेडियो, ऑप्शन डी है परावैंगिक, ठीक है। तो आप याद कीजिए, आपको क्लास में जब पढ़ाया गया था तरंग के बारे में, तो आपको ऐसे एक फिगर बनाया गया था, ठीक है, ऐसे फिगर बनाया गया था। इसका मतलब देखिए तरंगदैर्घ्य होता है ये लंबाई, ठीक है, यानी इधर से क्या होता है, इधर से हम उधर जा रहे हैं, क्या हुआ, इधर मेरा तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, इधर मेरा तरंगदैर्घ्य कम है, इधर फ्रीक्वेंसी कम है, इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य, इसके लिए हमने क्या किया था, कुछ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसके बारे में हमने याद किया था, रेडियो मिर्ची
आई लव यू एक्सरे गन। ठीक है, तो रेडियो मिर्ची यानी कि शुरू में सबसे शुरू में रेडियो है, उसके बाद लास्ट में क्या है एक्सरे गन, लास्ट में क्या है गन, गन मतलब गामा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इधर को ओर जाते हैं तो रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्सरे गन। ठीक है, रेडियो से रेडियो होता है, मिर्ची मिर्ची मतलब माइक्रो। ठीक है, रेडियो मिर्ची आई लव, आई का मतलब होता है इंफ्रारेड। ठीक है, एल का इंफ्रारेड। ठीक है उसके बाद आई लव यू, तो उसके बाद विजिबल होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है आई लव यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट होता है। ठीक है, एक्सरे गन, ठीक है, एक्सरे का मतलब एक्सरे का किरण होता है और गन का मतलब गामा किरण होता है। ठीक है, इसमें से सबसे यहाँ पर आइएगा तो आपको एक्सरे मिलेगा, तो इसका मतलब इसका तरंगदैर्घ्य कम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका आंसर क्या होगा एक्सरे। इस सवाल का आंसर क्या होगा एक्सरे। अब थोड़ा सा और हम बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है बताइए एक्सरे का खोज किसने किया, एक्सरे का खोज किसने किया, तो इसका आंसर होता है रोंटजन। क्या होता है रोंटजन, WC रोंटजन इनका पूरा नाम है। ठीक है, रेडियो तरंग के बारे में बात करें तो रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था, हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, रेडियो तरंग का उपयोग कहाँ होता है, तो रडार में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। परावैंगनी किरण का खोज किसने किया था, तो अभी पीछे भी सवाल आया था, कौन किए थे, रीटर। परावैंगनी किरण का खोज किसने किए थे, रीटर। अच्छा से आप लोग सुनते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद कीजिए आपको क्लास में ही पढ़ाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी है कैथोड किरण। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या दिया, नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वह दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के खोज के कारण दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, अब उन्होंने एक क्या दिया था, एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था, जो आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, कमेंट में लिख के बताना, उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था। ठीक है, चलिए और भी कुछ आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, पानी के अंदर जब गोताखोर जाते हैं तो उसको सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन ए है O2 तथा He, उसके बाद O2 तथा N2, O2 तथा Ar, O2 तथा Ne। ठीक है, तो पानी के अंदर जब वो जाते हैं, ठीक है, तो वह ऑक्सीजन तो लेके जाएंगे ही, ऑक्सीजन तो लेके जाएंगे ही, साथ में साथ उसमें क्या लेके जाते हैं, हीलियम भी लेके जाते हैं। ठीक है, पानी के अंदर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी लेके जाते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा और बता दें, आपको पता है यहाँ से देखिए हम क्या देख रहे हैं, यह जो देख रहे हैं हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, यह क्या है अक्रिय गैस है। हीलियम, आर्गन, नियोन यह क्या है आपका अक्रिय गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका क्या होता है, वायुमंडल में आपका 78% नाइट्रोजन होता है, जबकि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना होता है 21% होता है। ठीक है, इस आर्गन का उपयोग कहाँ किया जाता है, आपको बता दें आर्गन निष्क्रिय गैस है, तो बल्ब में क्या भरा, निष्क्रिय गैस भरा जाता है, तो वहाँ पर आर्गन भरा जा सकता है। ठीक है, तो आर्गन का उपयोग बल्ब में भी किया जाता है। ठीक है, आर्गन का उपयोग कभी कभी क्या किया जाता है, वेल्डिंग उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को हम जब वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर निष्क्रिय एरिया बनाना होता है वातावरण, तो वहाँ आर्गन गैस छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ निष्क्रिय होता है ताकि वेल्डिंग अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है, चलिए नियोन भी आपका क्या होता है, नियोन यह भी बल्ब में भरा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब बोल रहा है कि यह जो रेडियम है इसका आप क्या बताइए, रेडियम का अयस्क क्या है वह आपको बताना। तो रेडियम का अयस्क ऑप्शन ए है पिंच ब्लेड, ऑप्शन बी है मोनाजाइट, ऑप्शन सी है कार्बोटाइट, ऑप्शन डी है यूरेनियम। देखिए यूरेनियम क्वेश्चन, ठीक है, तो रेडियम की बात करते हैं, तो रेडियम खोजने के लिए उन्होंने किसका उपयोग किया था, तो रेडियम खोजने के लिए उसका जो अयस्क है वह क्या है, पिंच ब्लेड है। क्या है,
पिंच ब्लेड इसका है। ठीक है, अब देखिए यूरेनियम के लिए, यूरेनियम का एस भी क्या है, पिंच ब्लेड है। यूरेनियम खोजना होगा तो भी पिंच ब्लेड होगा। एक और एस होता है जिसका नाम है था कॉर्नेटाइट। क्या नाम है था, कॉर्नेटाइट। ठीक है, रेडियम का निष्कर्षण तो निश्चित रूप से पिंच ब्लेड से ही किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है वह देखिए, बोल रहा है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को हवा में तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को आप हवा में तथा सूर्य में रखिएगा तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होता है ऑप्शन ए है फॉस्जीन, ऑप्शन बी है मस्टर्ड गैस, ऑप्शन सी है क्लोरोफिनोल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या प्राप्त होगा, मस्टर्ड गैस, नहीं सॉरी ये फॉस्जीन, क्या होगा, फॉस्जीन प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए मस्टर्ड गैस बनाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, बोला निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन ए बोल रहा है विटामिन बी की कमी, ऑप्शन बी बोल रहा है विटामिन के की कमी, ऑप्शन सी बोल रहा है विटामिन ई की कमी, ऑप्शन डी बोल रहा है विटामिन सी की कमी। ठीक है, तो जनन क्षमता की कमी जो होता है वह आपका होता है विटामिन ई के कमी से होता है। ठीक है, आपको कमेंट में विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन जो आ गया है वह आपका क्या है वह देखिए, अच्छा से देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है 43, बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो 43 है वह बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, एडवर्ड जेनर है, वाटसन है, लैंडस्टीनर है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे आप पीछे ही पढ़े, लैंडस्टीनर किसका खोज किए हैं, तो लैंडस्टीनर जो किए हैं रुधिर बर्ग का खोज लैंडस्टीनर ने की है। फ्लेमिंग किसने खोज किया, तो फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक, आपको पता है डीएनए का जो मॉडल दिया डबल हेक्सिल मॉडल, उसी को द्विकुंडलित बोलते हैं। तो वाटसन क्या किए हैं, द्विकुंडलित मॉडल किए हैं, जबकि जेनर, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण, ठीक है, पोलियो का टीका एडवर्ड जेनर नहीं, ठीक है, तो जेनर ने टीकाकरण का खोज किया था। तो किसमें किसमें मिला देख लीजिए, ए मिला 3 में, A3 सब में है, जबकि बी मिला है 4 में, तो A3 B4, तो देखिए इसमें है, तो ये दोनों में है, लेकिन सी मिला है 1 में, तो सी मिला है 1 में, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी है। ठीक है, 3, 4, 1 और 2, आपका ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कमेंट में आपको बताना है कि रुधिर बर्ग की बात आई है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है यूनिवर्सल डोनर, नहीं यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। आशा करते हैं यदि आप चैनल पर रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको तुरंत इसका आंसर याद आया होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बोल रहा है रबर, ऑप्शन बी बोल रहा है गीली मिट्टी, ऑप्शन सी बोल रहा है स्टील, ऑप्शन डी बोल रहा है प्लास्टिक। तो आपको पता है प्रत्यास्था सबसे अधिक किसका होता है, स्टील का होता है। प्रत्यास्था सबसे अधिक किसका होता है, स्टील का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है वर्ण अंधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा। वर्ण अंधता जिसको होगा उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है बैंगनी। आपको पता है वर्ण अंधता कैसा बीमारी है, यह क्या है, हेरिडिटी वाला बीमारी, मतलब कि
आनुवांशिक बीमारी, ठीक है। और यह बीमारी कभी भी ठीक नहीं होता, इसका कोई उपचार नहीं है, ठीक है। बर्न अंतः जो बीमारी होता है इसका लक्षण या क्या देता है, निश्चित रूप से क्या देता है, पुरुषों में दिखाई देता है। महिला क्या होती है, इसकी वाहक होती है। महिला क्या होती है, इसकी वाहक होती है। तो बर्न अंतः आदमी को लाल क्या होता है, लाल और हरा में फर्क नहीं बुझाता है। तो क्या होता है, वह लाल को हरा बोल देगा, हरा को लाल बोल देता है, ऐसा कंडीशन होता है। तो क्या बोले, लाल रंग कैसा दिखाई देगा, उसको हरा दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के आंसर हैं, ठीक है। आपको कमेंट में और भी कुछ आनुवांशिक रोगों के नाम कमेंट में लिख के देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को क्या करेंगे, वायरल कराएंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे आपके, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और आप लोग ने जो प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है आपका शुक्र, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो धूमकेतु किसके चक्कर लगाते हैं, तो धूमकेतु किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आपने धूमकेतु के बारे में सुना, हेली धूमकेतु नहीं, हेली धूमकेतु जो कब दिखाई देगा, 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी से पहले कब दिखाई दिया था, तो इसमें 10 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 76 10 कितना होगा, 86 यानी 1986 में दिखाई दिया था। अब कब दिखाई देगा, तो इसमें फिर से 76 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यानी 1986 में 76 जोड़ेगा तो लगभग कितना आ रहा है, 2062 शायद आ रहा है, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 2062 में पुनः दिखाई देगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें बृहस्पति के बारे में आपको बोल देते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति जो ग्रह है वह हमारे सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। शुक्र का आकार कैसा होता है, शुक्र का आकार पृथ्वी के लगभग बराबर होता है, ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंदा मामा है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, सूर्य से क्रम में आए तो बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, ठीक है। जबकि आकार में बोले तो पृथ्वी 5वें नंबर पर है, ठीक है। पृथ्वी पर कितना है, 71% भाग क्या है, 71% क्या है, समुद्र है, जबकि 29% क्या है, जनसंख्या निवास करने वाला मतलब स्थल ये भाग है, ठीक है। चलिए समझ गए हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको जो बोल रहा है वह देखिए, बोल रहा है कि 47 सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि ऑप्शन ए है आँख की पेशियाँ आँख के लेंस की फोकल दूरी को तत्काल समायोजित नहीं कर पाता है। अगला है रेटिना कुछ समय तक उज्ज्वल छवियों को बनाए रखता है और क्षणिक तौर पर और संवेदी होता है। आइरिस पुतली को तत्काल संकुचित नहीं कर पाता है, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब आप तेज धूप में जाते हैं तो आपके आँख में ध्यान दीजिए, ऐसे करके आँख हुआ, यहाँ पर ऐसे करके एक छेद होता है, ये समझिए एक पर्दा टाइप का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। ये जो पर्दा टाइप का आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। जब आप तेज धूप में जाते हैं तो यह जो छेद दिख रहा है यह छेद छोटा हो जाता है, जब हम कम लाइट में जाते हैं तो यह छेद थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, आपका जो आँख का आइरिस है यह क्या होता है, वो जो छेद कहते हैं, छेद को पुतली कहते हैं, ठीक है। यह पुतली कम लाइट में पुतली बड़ा होता है, ज़्यादा लाइट में पुतली छोटा होता है। जब आप धूप में होते इसका मतलब वहाँ ज़्यादा प्रकाश था तो पुतली छोटा था, आपके आँख में कम प्रकाश जा रहा था, ठीक है। जब लाइट अंधेरे में आएगा तो वहाँ लाइट कम होगा, तो आपके आँख को देखने के जितना पर्याप्त लाइट चाहिए नहीं जा पाता, तो कुछ समय के लिए आपका पुतली तत्काल प्रसारित नहीं होता है, इसलिए आपको नहीं दिख पाता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ग्रुप में एक बार शेयर कीजिए। एक बार चैनल अच्छा बन गया तो फिर आपके लिए देखिए अच्छे से अच्छे हम लोग वीडियो लाएंगे, वो भी आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आएगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 48, सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत होता है। तो सीसा पेंसिल का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे सीसा कांच ऐसे रहता है आपके पास, तो कांच को काटने के लिए एक पेंसिल टाइप का होता है, उसको ऐसे करके कर देते कांच कट जाता है। ठीक है, तो वही बोलता है सीसा पेंसिल में सीसा क्या होता है, उसमें सीसा पेंसिल में सीसा नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए है 0%, ऑप्शन बी है 31 से 66, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 80। तो सीसा बिल्कुल भी नहीं होता, 0% होता। ऑप्शन ए आपका आंसर है 0%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है पायस। बोल रहा अगला क्वेश्चन है पायस एक कोलाइड होता है। ठीक है, पायस एक कोलाइड होता है। ऑप्शन ए क्या होता है, द्रव में गैस, द्रव में द्रव, गैस में द्रव, ठोस में गैस। तो पायस जो होता है वह कोलाइड होता है। ठीक है, वह किसका मिश्रण होता है, द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। जैसे आपको याद होगा कि दूध के लिए आपको दो ऑप्शन देते हैं, दूध पायस है कि कोलाइड है, तो दूध पायस भी है और कोलाइड भी है। नहीं, पायस क्या होता है, एक पहले तो कोलाइड होता है, कोलाइड ही क्या होता है, आगे चल के पायस होता है। तो पायस कैसा होता है, पायस एक कोलाइड होता है जिसमें क्या होता है, द्रव में द्रव। जैसे आपका दूध है, ठीक है, जैसे क्या होता है आपका दूध है, तो दूध में देखिए, दूध में क्या है, कैल्शियम भी होता है, दूध में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, दूध में वसा भी होता है। ये सब जो होता है तो सब कैसे होता है, लिक्विड में लिक्विड का मिश्रण होता है, द्रव में द्रव का मिश्रण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पायस कोलाइड। ठीक है, तो दूध क्या है, एक पायस का उदाहरण है। अगर पायस ऑप्शन में तो दूध कोलाइड भी है। ठीक है, बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूछे ठोस में गैस का विलयन क्या है, तो ठोस में गैस का विलयन आपका कपूर है। ठोस में गैस का विलयन क्या है, कपूर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो प्रतिस्कंदन ऑप्शन ए है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी है हेपेरिन, ऑप्शन सी है थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी है ग्लोबिन। ठीक है, तो प्रतिस्कंदन का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर रक्त जो है उसको जमने नहीं देता, उसको जमने नहीं देता है। ठीक है, जमने नहीं देता, ऐसा आपका कौन सा इसमें से, फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन और ग्लोबिन। आपका आंसर क्या है, हेपेरिन। आपके ब्लड के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है, जबकि आपका यह जो है फाइब्रिनोजेन क्या है, आपका एक अनिवार्य प्रोटीन है, रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक। रक्त को थक्का, जब आपका ब्लड कट जाता है, कहीं कट लगता है तो बाहर निकलता है, तो यहाँ पर रक्त का थक्का जमता है, वह फाइब्रिनोजेन के कारण बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको चैनल पे नए हैं तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके।